नमस्कार, सीधी लकीर विद धीरेन्द्र पुंडीर में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। चुनाव में पहले फेज की वोटिंग के महज 4-5 दिन बच गए हैं। इस वक्त हर पार्टी बड़ी बड़ी रैलियां कर रही है, कोशिश कर रही है कि रैलियों में भीड़ जुटे, लेकिन जिस रैली का शॉट आप देख रहे हैं, यह रैली भीड़ में तो लाखों की दिखाई देती है। ऐसी रैली अगर किसी पार्टी के लिए हो तो शायद उसकी बाँछें खिल जाएं, लेकिन यही रैली अगर किसी पार्टी के खिलाफ हो रही हो तो यकीनन उस पार्टी के लिए परेशानियां खड़ी हो सकती हैं या नया सबब खड़ा कर सकती हैं। इस वक्त जिस रैली को आप देख रहे हैं, गुजरात के राजकोट में हुई एक विशाल क्षत्रिय स्वाभिमान रैली, जिसने कि लंबे समय से बीजेपी का आधारभूत वोट बैंक के तौर पर यह रैली रही। आपको याद होगा कि इससे भी बड़ी रैलियां गुजरात ने देखी हैं। जब पाटीदार आंदोलन था, 25 लाख के करीब के लोग वहां मौजूद थे, उस रैलियों में मौजूद थे और उन लोगों ने भी बीजेपी को बदल देने की बात की थी। लेकिन यह रैली उनसे उलट, इस रैली का सिरा सिर्फ इस गुजरात में ही नहीं है। इस रैली के इस सिरे को आके दूसरी तरफ देखते हैं तो ये उत्तर प्रदेश की सरधना में कल होने वाली पंचायत से आके जुड़ता है। खेड़ा गांव में कल होने वाली उस पंचायत की तैयारियां बता रही हैं कि उसमें भीड़ उसी तरह से होगी, उसका उत्साह वही होगा और परेशानी की बात फिर बीजेपी के लिए होगी कि ये उसके खिलाफ होगी। बीच में पड़ता है राजस्थान में जोधपुर में नाराज राजपूतों ने शपथ ली, जालोर में ली, देवी के सामने शपथ ली और उसके बाद चित्तौड़गढ़ और फिर भीलवाड़ा। ये वो शहर हैं जहां अब तक पंचायतें हो चुकी हैं या छोटी छोटी रैलियों में बीजेपी को हराने का मंत्र लोगों को दे रहे हैं क्षत्रिय समाज के लोग। अचानक क्या हुआ, इस पर हम पहले भी बात कर चुके कि क्षत्रिय समाज जो लंबे समय से या पिछले कई चुनाव से अगर आप डाटा देखते हैं, चाहे सीएसडीएस का देखें या किसी भी डाटा को जिसको हम देख सकते हैं, उस तमाम डाटा में इसको हम देखते हैं कि वो बीजेपी की तरफ एक मुश्त पड़ रहा था। अचानक उसको क्या हो गया? क्या कोई कारण ऐसा होता है कि जो गुजरात से लेके उत्तर प्रदेश के दूर यहां इलाके में बिल्कुल एकदम पश्चिम के कोने पर लगातार बीजेपी से दूर कर दे उन राजपूत वोटरों को जो राम के नाम पर शपथ खा रहे हैं, कि जो बाबा योगी आदित्यनाथ उनको कह रहे हैं कि आप उन्हीं को लाइए जो राम को लाए हैं, उधर वो राम के नाम पर शपथ खा रहे हैं कि इस बार इनको सत्ता से दूर कर देंगे। इसके नतीजे जो भी हों, लेकिन फिलहाल तो परेशानी उस समय हो सकती है जब चुनाव हो रहा हो। चूंकि मैं ये मानता हूं कि कोई एक जाति किसी भी लोकसभा चुनाव का फैसला नहीं करती है जब मतदान इतने ऊपर हों, लेकिन फिर भी परेशानियां तो खड़ी हो जाती हैं और ये लहर अगर चल जाती है तो बड़ी बड़ी सत्ताएं उखड़ती भी हैं। आइए इस पर आज बात करने के लिए मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं श्री राजकुमार सिंह, जिनको आपने देखा होगा बहुत लंबे अरसे से और बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं। इनके साथ हैं गढ़वी जी, जिनको गुजरात के बारे में एक एक जो जानकारी है गुजरात की, वो एक एक चीज उनके पास मौजूद। और मेरे साथ अजय सोम हैं, जो लगातार इस आंदोलन में बीजेपी हटाओ की मुहिम चला रहे हैं। उनके कारण क्या होंगे ये भी समझेंगे, लेकिन एक और सूचना दर्शकों को मैं दे दूं, क्योंकि ये सुना जा रहा था और ये सूचना आप लोग भी सुनिए जो मेरे पैनल में है, कि चरथावल में कल सीएम रैली कर सकते हैं। चरथावल पुंडीर राजपूतों का एक बड़ा वोट बैंक माना जाता है। वो कस्बा है जो मुजफ्फरनगर लोकसभा में, यानी जहां संजीव बालियान चुनाव लड़ रहे हैं, जिनके खिलाफ बहुत ज्यादा गुस्सा राजपूत वोटर्स में है। तो उस जगह से अब मुख्यमंत्री की रैली के ना होने की खबर आ रही है। हालांकि उस वक्त एक सूचना जरूर ग्रुप में डाली गई थी पत्रकारों के कुछ दिन पहले तक कि वहां रैली हो सकती है, लेकिन आज की जानकारी के मुताबिक वहां अब कल रैली नहीं है। शायद शामली के किसी हिस्से में हो, उधर खेड़ा में पंचायत की पूरी तैयारियां हैं। तो मैं शुरुआत वैसे अजय जी से ही कर लेता हूं, उसी के बाद मैं पूछूंगा तमाम। अजय जी, कल की रैली की क्या तैयारियां हैं? कल क्या रैली में इस बात का फैसला होगा कि योगी जी के लिए आप वोट करेंगे या नहीं? क्या फैसला होगा?
अजय जी, आपको आवाज आ रही है? आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपको आवाज थोड़ा बढ़ानी होगी। आपने म्यूट किया है, इसको ऑन कीजिए। अजय जी, आपको आवाज आ पा रही है? आप जरा बोलेंगे कुछ? मैं गढ़वी जी के पास इतने जाता हूं। गढ़वी जी, कल जो है आ राजकोट रही की है भाई साहब? हाँ, अभी आपकी आवाज आई है। आप बता आई सकते है। हैं? हाँ जी, बताइए, आप हाँ बताइए। जी। तैयारी तैयारी मजबूत चल रही है भाई साहब, बिल्कुल। हाँ, तैयारी क्या है ये बताइए। आप तैयारी जानना चाहते हैं सब म, लोग। तैयारी मजबूत है, बहुत लोग आएंगे और पूरी व्यवस्था है। और बीजेपी से नाराजगी जो समाज की है, वो उन्हीं उम्मीदों के साथ यहाँ पे आएंगे और शायद उसी तरह का इन्हें डिसीजन मिलेगा। नहीं तो अभी डिसीजन क्या है? आप बीजेपी की तरफ भी जा सकते हैं, या ये तो तय हो चुका कि आप बीजेपी की तरफ नहीं जा रहे हैं? ये बात आप तय कर चुके हैं? नहीं नहीं नहीं, बीजेपी ने हमें मनाने की कोशिश भी नहीं करी कि बीजेपी ने तो मनाने की कोशिश भी नहीं की समाज को। ये तो एक अहंकार की तरह काम कर रहे हैं। अगर नाराज हुआ है समाज तो उससे पूछने की कोशिश की इन लोगों ने, और अब योगी जी समय और निकल चुका है। योगी जी और राजनाथ सिंह तो आपके पास आए हैं, बार बार सभाएं की हैं उन्होंने। हाँ, कुछ लोग बुलाए होंगे, लेकिन हमें तो पता नहीं। वो खाली सीटें थी वहां, योगी जी का बड़ा सम्मान किया लोगों ने। वो गए भी वहां पे, उन्हें सुना भी, लेकिन उनसे हाथ जोड़ लिए कि जी हमें वोट के बारे में मत कहना। तो और मैं गढ़वी राजनाथ जी की सब। मैं आपके पास आऊंगा और आपको थोड़ा सा और हमको बताना होगा, दर्शकों को, क्योंकि आप थोड़ा सा भी खुल के बता नहीं रहे हैं कि क्या हो रहा है। लेकिन गढ़वी जी नहीं, खुल बताएंगे। के गढ़वी बताएंगे। जी, कल जो है राजकोट की उस भीड़ को देखने के बाद मुझे लगता है कि एक कमजोर भीड़ नहीं थी, वो बड़ी जबरदस्त भीड़ थी। कम से कम उस भीड़ को देखकर तो ये लग रहा है कि वो गुस्सा जो है वो वाकई है वहां। वो गुस्सा मौजूद है, क्योंकि महिलाओं की जितनी भारी उपस्थिति दिख रही थी। तो आपको लगता है कि क्या चुनावी समीकरण पर असर पड़ सकता है, और गुस्से का कारण सिर्फ पुरुषोत्तम रूपाला की टिप्पणी है, या कुछ और भी है? और एक सिर्फ पुरुषोत्तम रूपाला की टिप्पणी है गुजरात के परिप्रेक्ष्य में अगर मैं बात करूं तो, लेकिन उन्होंने जो ये मुद्दा छेड़ा है, और वो 23 मार्च के बाद जिस तरीके से अंदरूनी नाराजगी क्षत्रिय समाज की जो बाहर आई, और उसके सामने बीजेपी का जो बिहेवियर रहा हुआ है, तो अभी ये लड़ाई बीजेपी के अहंकार वर्सेस क्षत्रियों की अस्मिता के ऊपर आके अटका है। उसके बाद यहाँ पर खूब कोशिश की गई बीजेपी के द्वारा, उनके पूर्व मंत्री या क्षत्रिय आगेवान जितने भी लोग थे, वो लोग ने काफी मनाने का ट्राई किया। 2-3 बार पुरुषोत्तम रूपाला जी ने माफी भी मांग ली थ्रू वीडियो। कब कहीं जो जहां फिजिकली जो माफी मांगी है, वो बीजेपी के द्वारा की गई हुई एक आयोजन की गई हुई सभा थी, जो बीजेपी के ही पूर्व एमएलए थे। तो लेकिन समाज के जो लोग हैं वो उसको स्वीकार नहीं करते हैं। उनका अभी एक ही कहना है कि हमारी बहन और बेटियों के ऊपर बोला गया है, और ये अस्मिता का सवाल है। एक ही मांग है, क्षत्रिय बीजेपी के साथ है, लेकिन क्षत्रिय को बीजेपी में रूपाला नहीं चाहिए, स्पेशली फॉर दिस टिकट। तो एक ही मांग को लेके ये लोग बैठे हैं। कल की जो रैली हुई वो डेफिनेटली एक बड़ी चुनौती के स्वरूप में पहली रैली हुई। इससे पहले काफी सारे सम्मेलन किए गए हैं। वो स्नेह मिलन और सम्मेलन में यही प्रोग्राम के लिए एक आवाज उठाई गई थी, एक चुनौती दी गई थी, लेकिन कल के प्रोग्राम के बाद उन्होंने एक एक्शन प्लान बनाया है। तो अभी वो एक्शन प्लान आगे काम करेंगे। इसमें भी थोड़ा बहुत बंटवारा हुआ है। हम सब जानते हैं कि बीजेपी ये सब बंटवारे में, मतलब भाग बटाई में बहुत ही स्मार्ट है। जैसे पाटीदार आंदोलन का आपने उल्लेख किया यहाँ पर, तो पाटीदार आंदोलन में जिस तरीके से पूरा बंटवारा हो गया था, सब दोनों को कहीं एक भाग किया गया था, ठीक उसी तरह यहाँ भी अंदरूनी बंटवारे का एक ट्राई हुआ है। लेकिन इस बार पहली बार क्षत्रियों में महिलाएं बाहर आई है, और वो महिलाएं का एक ही रोष है कि ये स्त्री सम्मान, जिसको आप महिला सशक्तिकरण बोलते हो, उसके ऊपर सीधा हमला हुआ है, सीधा प्रहार हुआ है। इसलिए हम माफ करने वाले नहीं हैं। इस बार माफी से काम नहीं चलेगा, उनकी डिमांड रहेगी। बट ओवरऑल एज ए एनालिस्ट, एज ए इलेक्शन और चुनावी रणनीति के तौर पे हम बात करते हैं, गुजरात के परिप्रेक्ष्य में वो नुकसान कम होगा बीजेपी को,
इन टर्म्स ऑफ रिजल्ट, मतलब यही है कि जो प्रॉफिट में नुकसान है, तो जो बीजेपी गुजरात में केक वॉक की तरह काम करती है, हर चुनाव इजीली जीतती है, सामने विपक्ष कमजोर होता है, नहीं होता है, वहां पर इसकी लीड कम होती दिख रही है। और यही गणित बीजेपी को पहुंच गया है कि रूपाला जो 5 लाख की ज्यादा के लीड से जीतने वाले थे, वो आज 3 लाख और उसके नीचे जीत रहे हैं। तो सीट में कोई बदलाव नहीं हो रहा है, सीट में कोई चैलेंज नहीं दिख रहा है, इसीलिए वो अपने एक डिसीजन पे टिके हुए हैं और इसीलिए कल सुबह पुरुषोत्तम रूपाला अपना नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं। यहां क्षत्रियों ने भी एक हुंकार भर ली है, वो हुंकार के थ्रू वो लोग भी या कुछ स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, या तो उसको देशव्यापी आंदोलन में क्रिएट किया जाए, हर जगह पर इसकी एक असर हो, जिसमें खास करके गुजरात के बाहर आऊं तो राजस्थान, हरियाणा, थोड़ा बहुत पार्ट यूपी का, ये 3-4 जगह ऐसी है जहां पर क्षत्रिय प्रभावित सीट है जो रिजल्ट में तब्दील कर सकती है। गुजरात में ऐसी एक भी सीट नहीं है जो रिजल्ट में तब्दील कर सकती है और बीजेपी को कहीं ठेस पहुंच सकती है। बट यस, इसकी अगर इफेक्ट जाती है बाकी स्टेट में, जैसे राजस्थान का आपने नाम लिया, तो राजस्थान की 25 में से 5-7 सीट ऐसी है जो रिजल्ट बदल सकती है और वो बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है, रादर देन गुजरात में उन्होंने पूरा अंगणित देख लिया है। उसके एक स्टेप आगे चले जाए तो जिस बीजेपी ने अपने स्टार प्रचारकों की यादी का लिस्ट कल कुछ दिन पहले जारी किया है, उसमें पुरुषोत्तम रूपाला का नाम है। तो रूपाला साहब तो पहले से ही एक स्टार प्रचारक रहे हैं, उन्होंने जो भी करना था कर लिया, उनसे मुंह से जो भी वर्बल डायरिया निकल गया। लेकिन बीजेपी ने, मुझे लग रहा है कि बीजेपी के हाईकमांड ने उनको 2 ऑप्शन दिए थे, आप जैसा बोलो वैसा पार्टी करने के लिए रेडी है। अगर रूपाला पर्सनली विड्रॉ करना चाहते हैं तो पार्टी को प्रॉब्लम नहीं है, अगर रूपाला आगे बढ़ना चाहते हैं तो पार्टी उनके पीछे बैठी है। और इसीलिए क्षत्रियों की ये नाराजगी बाहर आई है कि अभी तक पार्टी ने एज अ पार्टी तौर पे सिंगल स्टेटमेंट एज अ बीजेपी नहीं दिया है। जो भी हुआ है वो पुरुषोत्तम रूपाला के व्यक्तिगत तौर पे हुआ है, वीडियो से माफी मांगना, बीजेपी के प्रेसिडेंट सीआर पाटिल ने आके बोलना कि भाई माफ कर दो, 2 बार माफी मांग लिए। तो ये सब जो चीजें चल रही है वो प्योर एंड प्योर इंडिविजुअल लेवल पे हो रही है, लेकिन बीजेपी एज अ पार्टी अभी तक कुछ बोली नहीं है, बल्कि बीजेपी के क्षत्रिय लीडर्स ने समाज को समझाने का ट्राई किया है कि भाई इसको माफी देना चाहिए। कभी बार कोई समाज के जो कुछ 2-3 अलग अलग संगठन होते हैं, कुछ ने ऐसा बोला है कि हमने तो माफ कर दिया, हम एक साथ मिलने के लिए तैयार है। लेकिन जो नॉन पॉलिटिकल संगठन है, जिसको ये लोग संकलन समिति बोलते हैं, वो लोग अभी कोई मूड में नहीं है बैकफुट पे जाने के लिए, और ये लड़ाई लड़ने के लिए वो लोग आगे बढ़ रहे हैं। जी, आपने बहुत सही बात समझाई दर्शकों को, क्योंकि इधर दर्शकों के लिए बात जानना बहुत जरूरी है कि आपके विरोध से होगा क्या। आपका विरोध ठीक है, विरोध जायज होता है और हर सोसाइटी के पास अपने कारण हो सकते हैं मौजूद, वो सही होंगे गलत होंगे, ये तो सब उनके अपने परिप्रेक्ष्य होते हैं। लेकिन एज ए पत्रकार अगर हम उसको देखते हैं तो हमारा अर्थ ये होता है कि चुनाव में कोई पार्टी डरती क्यों है। राजकुमार जी, मेरा सवाल यहीं से शुरू होता है जहां से प्रशांत गढ़वी जी ने छोड़ा है। राजकुमार जी, क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश के इस पूरे समीकरण को हम गौर करें, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के वो जो समीकरण है उसमें कहीं 8% है, कहीं 9% है, और अगर वोट परसेंटेज अगर आप गौर करते हैं सहारनपुर से लेके ये जो पहले फेज की सीटें हैं यहां अभी पूरा प्रभाव दिख रहा है, सेकंड फेज में भी है, क्योंकि गाजियाबाद और ये मेरठ और आपका जो नोएडा है, इन सीटों पे अगर आप बढ़ते हैं 60-84 है, 144 गांव की रैली है, उन लोगों की एक 60-84 गांव हैं वो लोग। अब कल बहुत बड़ी रैली की तैयारी अजय सोम बता रहे हैं, पूरी तैयारियां भी हो रही हैं, और जो मैंने आपको बताया ये मेरे लिए भी नई चीज थी कि वहां वो जो है रैली अब नहीं होने वाली है जो प्रस्तावित थी चरथावल में। तो आप इसको कैसे देखते हैं? इसको थोड़ा दर्शकों को आपको इसलिए आपके अनुभव से जानना चाहते हैं हम लोग कि क्या ये रिजल्ट में बदल सकते हैं, क्योंकि मेरा ये, मैं बार बार दोबारा कह रहा हूं कि जब से वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, पोल परसेंटेज बढ़ा है, तब से कोई एक कास्ट अपने आप से लोकसभा जैसे विशाल वोटर ग्रुप में एक प्रभावी नहीं हो सकती है या नहीं बदलती है। आप इसको कैसे देखते हैं? धीरेन्द्र जी, देखिए
ये कहना कि रिजल्ट कितने प्रभावित होंगे, अभी ये बात करना इस पर बिल्कुल पक्के तौर से ये संभव नहीं है, लेकिन बीजेपी को नुकसान हो रहा है, इसमें भी कोई शक नहीं है, क्योंकि क्षत्रिय समाज पिछले कई वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के साथ उत्तर प्रदेश में रहा है। उस वक्त राजनाथ सिंह जी जब चीफ मिनिस्टर से थे तब भी, और उसके बाद 2014 से तो लगातार, और ख़ास तौर से 2017 में जब योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, उसके बाद तो ये पूरे के पूरे तौर पर उत्तर प्रदेश में क्षत्रिय समाज बीजेपी के साथ चला गया। अभी जो हालत है ख़ासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, जहाँ पर पहले चरण, दूसरे चरण और तीसरे चरण की भी कुछ सीटें आती हैं, वहाँ पर नाराज़गी बिल्कुल साफ साफ देखने को मिल रही है। और इस नाराज़गी का असर ये होगा अगर ये बनी रही, हालांकि जैसे कभी आपने बताया कि चरथावल में मुख्यमंत्री जी की सभा कैंसिल हुई, इसका मतलब अब सीरियसली लेना शुरू किया गया है। और मेरी भी जानकारी है कि आने वाले 1-2 दिन में वहाँ बड़े पैमाने पर प्रयास किए जाएंगे, जिसमें योगी जी की भूमिका बहुत बड़ी होने वाली है, क्योंकि माना जाता है कि उनकी बात क्षत्रिय समाज ज़रूर सुनेगा। तो 2 दिन में वहाँ काफ़ी माहौल बदल सकता है, लेकिन अगर ये नाराज़गी बनी रही तो बीजेपी को नुकसान होगा। एक ऐसी जाति, एक ऐसा समाज जो पूरी तरह से उनके साथ है, अगर वो उनसे हटता है तो निश्चित तौर से नुकसान तो होगा। और धीरेन्द्र जी, मैं ये भी बताना चाह रहा हूँ कि ये कोई नई बात अभी कुछ महीनों की नहीं है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्षत्रियों की नाराज़गी है। ये पिछले करीब 2 साल से विभिन्न विषयों को लेकर चल रहा है। यदि आप पीछे जाएं थोड़ा, तो सम्राट मिहिर भोज को लेकर जो विवाद हुआ था वो भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से वहीं का था, और वहाँ पर जो बातें हुई उससे नाराज़गी शुरू हुई। उसके बाद 2022 के चुनाव में संगीत सोम को माना जा रहा है कि संजीव बालियान की वजह से वो हार गए, वो एक इशू रहा। फिर कुछ एक आध बात अभी ये भी सामने आई कि कुछ दिन पहले अग्निवीर की भर्ती थी वहाँ पर, तो वहाँ पर कुछ ऐसी बातें हुई, लोगों को लगा कि जो बच्चे हैं जो समाज के वो कम सेलेक्ट हुए, तो ये भी चीज़ें सामने आई। अभी जो हाल फिलहाल गाजियाबाद में टिकट काट दिया जनरल वीके सिंह साहब का, तो ये चीज़ें बढ़ती बढ़ती यहाँ तक आ गई। तो वहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, जिसमें संगीत सोम है, सुरेश राणा है, संजीव बालियान है, इन सब का आपस में भी बहुत विरोध है। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश एक चिंता का कारण है भारतीय जनता पार्टी के लिए। बात आपने सही कही कि जहाँ लोकसभा में लाखों लोगों का वोट होता है, लाखों वोट से जीत हार भी होती है, वहाँ पर एक जाति क्या कर पाएगी ये देखना होगा। लेकिन कुछ ऐसी सीटें भी हैं जो पिछले लोकसभा में भी बहुत कम मार्जिन से जीती गई थी, उनमें एक मेरठ सीट भी है। मुझे लगता है हाजी याकूब जब वहाँ से हारे थे भारतीय जनता पार्टी से, तो उसका शायद 5000 कुछ का था, अगर मैं गलत नहीं हूँ। तो ये कुछ ऐसी सीटें जहाँ पर जीत हार का अंतर बहुत कम है, तो वहाँ पर तो परेशानी का कारण हो सकता है। तो ये लेकिन मुझे फिर भी अभी ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से खासतौर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और राजनाथ जी को अभी 2-3 दिन वहाँ पर, और सेकेंड फेज के लिए थोड़ा वक्त है, वहाँ पर अभी काम करने के लिए जिम्मेदारी दी जाएगी। और अब भारतीय जनता पार्टी को धीरे धीरे ये समझ में आ रहा है, चाहे वो गुजरात का इशू हो, चाहे वो राजस्थान में जिस तरह से आप देख रहे हैं लगातार विरोध हो रहा, और वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक आ गया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पहले फेज़, दूसरे फेज़ और तीसरे फेज़ में मुझे लगता है बहुत कम ठाकुर कैंडिडेट्स हैं। मुझे लग रहा सर्वेश सिंह जी जो मुरादाबाद के हैं, उनको छोड़कर फिर मैनपुरी में शुरुआत होती है जयवीर सिंह जी से। हालांकि पूर्वी उत्तर प्रदेश में कई टिकट दे चुके हैं ये अभी तक, तकरीबन 10 टिकट ये दे चुके हैं अभी तक पूरब में, और एक आध अभी कैसरगंज का टिकट आना बाकी है। तो ये पूरी जो दिक्कत है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अधिक है, और बीजेपी अब कोशिश ज़रूर करेगी कि हार या जीत अलग बात है, लेकिन जीत का अंतर भी अगर कम हो जाता, और एक ऐसी जाति, एक ऐसा समाज जो पूरी तरह बीजेपी के साथ है, अगर वो गुस्से में है और वो वोट नहीं देते हैं इनको, तो आगे भी उसके नुकसान हो सकते हैं। धीरेन्द्र जी, मुझे लगता है कि जो कारण जिस तरह से उभर के आए हैं कि वो एक टिकट वीके सिंह का हुआ, फिर मिहिर भोज हुआ, तमाम चीज़ें हुई, लेकिन अजय जी, क्या आप ये मानने से इनकार करते हैं कि जिस तरह से योगी आदित्यनाथ लॉ एंड ऑर्डर तमाम चीज़ों पर, और राज्य के शीर्ष पर एक जाति का मुखिया अगर बैठता है, तो उसका बहुत ये माना जाता है कि उस जाति को शासन व्यवस्था में तरजीह मिल रही है। आप इससे इनकार करते हैं अजय जी? नहीं भाई साहब, ऐसा तो कुछ नहीं है। दूसरी बात तो ये है कि तरजीह का तो मतलब ही नहीं हुआ। देखो, हमेशा क्या होता है कि जो क्षेत्रीय नेतृत्व होता है, आपने राजनीति की बात करी है, मेरे मुद्दे अलग हैं, राजनीति की बात करते हैं तो मैं उसकी बात बताता हूँ।
जो क्षेत्रीय नेतृत्व होता है, आम जनता की समस्याएं वही सुनता है, वही बिरादरी का कोई कोई भी हो। लेकिन वो इस तरह का कोई नहीं रहेंगे तो कौन सुनेगा हमारी बातें। योगी जी तक तो हमारी बात पहुंचती भी नहीं, ना वो मिल पाते किसी से। तो ये बातें भी हैं। बाकी मुद्दे तो आपको पता ही है कि जो अगर आप इतना थोड़ा बड़ा डिटेल रोष से है, इतना बताइए। बड़ा आक्रोश। जी जी, आप थोड़ा डिटेल से बताइए, मुझे लगता है कि आज आप अच्छा बताने। जी बताइए, आपकी आपके विरोध के कारण क्या हैं? अगर आप मुझे 3 अच्छा कारण अब गिनवाएंगे तो हाँ, ज्यादा अच्छे से समझूंगा मैं। ठीक भाई साहब। देखिए भाई साहब, जब ये भारतीय जनता पार्टी आई तो भारतीय जनता पार्टी को हमने भर भर के वोट किए। भर भर के वोट करने के बाद और राष्ट्रवाद के नाम पे हमने वोट किया, क्योंकि राष्ट्रवादी कौम है। उसके बाद अब इन्होंने काम करना शुरू किया। जब काम करना शुरू किया तो मैं शुरू की बात बताता हूँ। पद्मावत आंदोलन हुआ, पद्मावत पिक्चर आई, और पद्मावत पिक्चर में हम लोगों को लगा, हमारे समाज को लगा कि कहीं ना कहीं हमारे साथ किसी तरह का, कि एक तरह से जाति पर एक कटाक्ष किया जा रहा है पिक्चर के माध्यम से। हम लोगों ने अपने आंदोलन के माध्यम से सरकार को बताने की कोशिश की, लेकिन सरकार के कान पे जू नहीं रेंगी और सरकार ने वो फिल्म फिर भी चलाई। इसका मतलब क्या था कि सरकार क्षत्रियों की भावनाओं को ठेस पहुंचाना चाहती थी, और वो प्री प्लान था। अगर सेंसर बोर्ड के कंट्रोल में था तो सेंसर बोर्ड के द्वारा वो पिक्चर बैन क्यों नहीं की गई। दूसरी बात, अब आ जाते हैं इनके अधिकारों की बात। अधिकारों में अग्निवीर योजना को ये लेके आए। अग्निवीर योजना में के तहत जो क्षत्रिय समाज का युवा था वो अधिक से अधिक भर्तियों में, ये आर्मी की भर्ती में ही जाता था और उसमें ही जाना पसंद भी करता है। और उसके बावजूद ये 4 साल का एक रोजगार बना के और फिर सदा के लिए उसको बेरोजगार करके छोड़ दिया। उसको शहीद का दर्जा भी नहीं दिया। इसके चलते जब 2 भर्तियां यहाँ पे हुई, 2 भर्तियां मुजफ्फरनगर में हमारे जो सांसद हैं संजीव बालियान जी के सौजन्य से हुई। अब ये क्षेत्रीय कारण ये रहा कि जब वो भर्तियां हुई तो इसमें बच्चों ने आरोप लगाए कि यहाँ पे हमारे साथ पार्शलिटी हुई है। और पार्शलिटी का एक जो उसका जो एक कारण, एक सबूत है, ये हो सकता है कि उसमें क्षत्रिय समाज का, या हम मैं तो अपनी 24सी की बात करता हूँ, 24सी का एक भी बच्चा उस दौरान भर्ती नहीं हुआ। जब वो भर्ती नहीं हुए और उसके बाद चलते एक बच्चे को यहाँ पे कपसाड़ गांव पड़ता है हमारे पास में 24सी में, उसको आत्महत्या करनी पड़ी। आत्महत्या तो थी वो, लेकिन अगर जिस तरह की वो बच्चे वहां बताते हैं तो उससे ये लगता है कि उसको राजनीतिक लोगों ने उसकी हत्या की है। तो ये कारण बनते चले गए लगातार। अब आप ये कहेंगे, मैं तो क्षेत्रीय की बात करता हूँ, तो उस आधार पे तो इतने कारण बन गए, इतने कारण छोटे छोटे बन गए जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने क्षत्रिय समाज का कोई भी साथ नहीं दिया। और ये फिर एक एक और आरोप, बड़ा एक ऐसा। मैं एक और समझना चाहता हूं आपसे कि ये गंजे हो के भारतीय होना, ये भी इस तरह का कुछ चला कि ये भी एक मैं सुन रहा हूं। बच्चों ने ये बताया कि कुछ जो बच्चे गंजे होके गए, कोड रखा गया। हमने उसकी जांच की बात भी की थी। मैंने आर्मी वाले बहुत सारे लोगों से, मैं बहुत सारे अधिकारियों से मिला था। मैंने कहा था कि हम इस पर जांच कराना चाहते हैं, लेकिन हमें वहां से कोई किसी तरह का रेस्पॉन्स नहीं मिला, कि जिससे वो कि क्या हमें था, ये आप पता चल बताइए कि जाता क्या कि था वो क्या था? ये बताते हैं कि एक कोड रखा गया था, जो गंजा होके जाएगा वो भर्ती हो गया था। तो ये कोड ये बताते हैं कि वहां के क्या नाम, जो इनकी मिली भगत थी कुछ। ये बच्चों ने बताया, मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने देखा भी नहीं था। लेकिन और ये भी रहा कि अगर कोई बच्चा बीमार रहा उस दौरान और उसको कहीं इंजेक्शन वगैरह लग गया तो उसको बाहर निकाल दिया गया कि तुमने किसी तरह की दवाई ली है। और इस इंजेक्शन की वजह से जो कपसाड़ का बच्चा था वो भर्ती हो गया था। भर्ती होने के बाद उसकी दौड़ वगैरह सब हो गई थी। उसके बावजूद उसको बाहर निकाला गया, ये बता के कि तुम्हारा इंजेक्शन लगा है, तुमने कोई दवाई ली है, शक्तिवर्धक कोई लिया होगा, इस तरह की बात रख कही गई। वो उसकी लास्ट भर्ती थी, उसने आके यहाँ पे आत्महत्या कर ली गाँव में आके। तो एक बहुत बड़ा रोष था। रही बात और भाई साहब एक बात मैं आपको बता दूं, यहाँ के जो सांसद हैं उनके बारे में 2 साल से लगातार आंदोलन चल रहे हैं। और उनकी रिपोर्ट, चाहे संघ की रिपोर्ट हो चाहे पार्टी की रिपोर्ट हो, सबने नेगेटिव रिपोर्ट भेजी है। भेजने के बाद भी हमारी भावनाओं को आहत करते हुए भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उन्हें यहाँ से फिर भी कैंडिडेट बनाया गया।
मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट बता दूंगा। मैं ये नहीं कहता लाग लपेट करता। अगर यहाँ से कोई और कैंडिडेट होता भारतीय जनता पार्टी का, तो वो सटासट जाता यहाँ से निकल के, कोई रोकने वाला नहीं था। और अगर पूरे देश में आग लगी है, क्योंकि एक चिंगारी पर बैठा था ये राजपूत समाज, अगर लगी है तो उसमें महत्वपूर्ण योगदान मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट का है। इन्होंने इस तरह का काम किया, हमने शुरू किया। शुरू करने के बाद पूरे देश में आग फैल गई, क्योंकि सबके अपने क्षेत्रीय मुद्दे थे। जी, तो मैं अगर ये देखते हैं, इस चीज़ को देखें, तो एक वक्त था कि जब गाजियाबाद से लगातार कई बार चुने गए सांसद थे, लगातार 8 में से 7 बार अगर हम लोग देखते हैं बीजेपी के जो सांसद चुने गए हैं तो वो राजपूत सांसद रहे हैं। लेकिन जब बीजेपी ने इस बार टिकट का बंटवारा किया तो उसने वीके सिंह का टिकट तो काटा, लेकिन जैसे मेरठ में टिकट काटा अतुल गर्ग का वो अग्रवाल को हटाने के बाद गोविल को देकर उस कास्ट कॉम्बिनेशन को बेहतर तरीके से सोल्व किया, वैसा यहाँ गाजियाबाद में होता नहीं दिखा। ये बहुत लंबी बात थी। इसके अलावा अमरोहा में जो चेतन चौहान की सीट थी, उनकी पत्नी को जब उनके ना रहने पर विधायक, पहले पार्लियामेंट सीट से हटा, फिर जब वो विधायक पर उनकी पत्नी जीती, उसके बाद वो काटकर टिकट किसी और को दिया गया। ये तमाम कारण अलग तरीके से टिकट डिस्ट्रीब्यूशन इस बार इस तरह से हुआ। ये लंबा विरोध राजपूतों के कारण जो गिनवा रहे हैं। अगर मैं इसको उस तरफ ले के चलता हूं, गुजरात में और राजस्थान में, तो प्रशांत जी, जिस तरह से ये बात तो साफ हो गई कि गुजरात में जीत के अंतर जरूर कम हो सकते हैं, लेकिन रिजल्ट नहीं बदलते, क्योंकि वहां काफी ऊपर तक जाता है। लेकिन राजस्थान चूंकि बराबर में एकदम लगा हुआ है गुजरात से, और उदयपुर से आप निकलते हैं, वहाँ 280 किलोमीटर दूर आप अहमदाबाद से सीधे उदयपुर, और बीच में पाली सिरोही से जुड़ते हुए आप आ जाते हैं शामलाजी वाली रोड पे, तमाम चीज़ों पे। तो आपको लगता है कि ये असर बढ़ सकता है वहाँ? और जो आप दोनों को कंपेयर करते हैं स्टेट में, तो आपको लगता है ये बीजेपी के लिए चिंता की बात हो सकती है, या एक पार्टी इस तरह के विरोधों से भी आगे निकल जाती है? देखिए, बीजेपी हम सब जानते हैं बहुत ही कैलकुलेटिव रिस्क वाली पार्टी है, जिसको हर एक मतलब वोट से लेके एक एक किले तक का पूरा चिट्ठा उनके साथ उनके सामने होता है, और अकॉर्डिंगली वो कॉल लेते हैं। राजस्थान डेफिनेटली इसलिए क्योंकि ऑलरेडी राजस्थान में एक नाराज झूठ बहुत बड़ा है जो क्षत्रिय समाज से आता है, हम सब जानते हैं। तो उनके पूर्व मुख्यमंत्री वो ऑलरेडी राह देख के बैठे हैं कि ऐसा उनको मौका मिले और अंदरूनी कुछ नाराजगी शुरू हो जाए। तो राजस्थान फिर भी मैं ऐसा मानता हूं कि 5 से 10 सीट जो मैं बता रहा हूं, और टू बी वेरी प्रिसाइज 9 से 10 सीट ऐसी है जहां पर क्षत्रिय वोट का प्रभुत्व है। जो 12 लाख 15 लाख वाली लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में 70% वोटिंग होता है, 15 लाख का 70 तो 10 लाख का वोटिंग होता है, तो लेकिन उसमें वहां पर 4 लाख क्षत्रिय के वोट होते हैं, 3 लाख क्षत्रिय के वोट होते हैं। गुजरात में एक भी सीट गुजरात में ऐसी नहीं है जहां क्षत्रिय के वोट एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में 1 लाख से ज्यादा है। 26 में 26 आप ले लो, 1 लाख मैक्सिमम वोट है क्षत्रिय के। लेकिन राजस्थान में काफी सारी सीट ऐसी है जहां पर 2.5 लाख से लेके 3.5 लाख तक का क्षत्रिय वोटिंग है। वो सीट कहीं हिल सकती है बीजेपी के लिए, और ऑलरेडी अंदरूनी नाराजगी, कांग्रेस की पिछली सरकार, ये सब फैक्टर से राजस्थान में इस बार वैसे भी हम बोल रहे हैं कि 25 में से कम 5 से 7 सीटों का बीजेपी को नुकसान होता दिख रहा है। लेकिन गुजरात में वो माहौल नहीं था, नहीं है, नहीं होगा। मैं क्लियरली बोल रहा हूं, क्षत्रिय समाज का रोष जायज है, उनकी जो नाराजगी जायज है। रूपाला जी ने जो बोला है वो गलत बोला है, लेकिन वो मास वॉल्यूम, जिस तरीके से पाटीदार आंदोलन में पाटीदार के पास वो मास वॉल्यूम था कि एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में 70,000, 75,000, 70,000 वोटर्स थे पाटीदार के, वो लोग उनको अफेक्ट करते थे, और इसीलिए 2017 का परिणाम कुछ अलग आया था कांग्रेस के लिए, और मतलब सरकार बनती बनती रह गई थी। तो इसी तरह क्षत्रिय आंदोलन से बीजेपी को गुजरात में कोई नुकसान मैं नहीं देख रहा हूं। राष्ट्रव्यापी में सीटें जो घट रही है, खास करके उसकी असर राजस्थान में, क्योंकि राजस्थान भी ठीक उसी तरह एक क्षत्रिय प्रभावित इलाका है, और 5 से 7 सीट जहां पर क्षत्रिय वोट रिजल्ट में तब्दील हो सकते हैं। तो अगेन मेरा वही कहना है, इनकी नाराजगी जायज है, विरोध करना ही चाहिए, जो बोले गलत बोले हैं। लेकिन बीजेपी को भी हम जानते हैं कि वो झुकना नहीं चाहती है। वो कहीं अगर झुकेगी तो पूरे देश में ये मैसेज जाएगा
कि बीजेपी क्षत्रिय समाज के सामने झुक गई, इसीलिए नामांकन विड्रॉ करवा लिया, बीजेपी ने झुक के क्षत्रिय के सामने झुक के उम्मीदवार चेंज कर दिया, तो ये मैसेज अभी उनको नहीं भेजना है और इसीलिए उनकी तैयारी में लगे हैं। और इसीलिए योगी जी को भी स्पेशली यही टास्क फोर्स में लगा दिया गया है ताकि उसकी असर कहीं और ना पड़े। ये अच्छा, एक और बात मैं जानता हूं, जैसे परेश धनानी हैं, वो उनको फायदा मिलेगा नहीं क्योंकि वो भी पाटीदार समाज से हैं। उस बेल्ट पे अगर हम गौर करते हैं राजकोट में भी, तो वो ताकतवर इतनी ताकत नहीं मिल सकती है क्योंकि पिछली बार तो 5 लाख वोटों से जीते थे। और भावनगर और सुरेंद्र नगर का क्या है, आपको लगता है वहां भी कम है, इतना स्पेस नहीं है कि वो हरा सके? देखिए नहीं, हाँ वो स्पेस नहीं, मैंने वही बोला कि हाईएस्ट वोटर्स जो क्षत्रिय के हैं राजकोट इलाके से, जामनगर से है, जहां पर वो लीड कम होगी। परेश दानानी और पुरुषोत्तम रूपाला दोनों आयाती उम्मीदवार है राजकोट सीट के लिए। रूपाला भी अमरेली से है, दानानी भी अमरेली से है, तो दोनों आयाती है। और गुजरात का माहौल, जिस तरीके से कांग्रेस के दिग्गज नेता, एक समय के पूर्व प्रमुख, प्रदेश प्रमुख अध्यक्ष जो रह चुके हैं, वो भी बीजेपी में आ चुके हैं। अर्जुन मोढवाड़िया जो अभी विधानसभा भी मतलब इलेक्शन लड़ रहे हैं अभी विधानसभा, तो कांग्रेस के ऊपर से वो भरोसा उठ गया है कि आज अगर कांग्रेस के उम्मीदवार को जिताएंगे तो कल वो बीजेपी में मतलब कांग्रेस में रहेगा कि कांग्रेस छोड़ के वापस बीजेपी में आके मंत्री बन जाएगा। तो ये भी पिछले 5 साल में बहुत रीशफलिंग जो हुआ है, तो कांग्रेस के प्रति वो भरोसा उठ चुका है। धानाणी एक फाइट दे सकते हैं, लेकिन वो लेवा पटेल एलपी समाज से आते हैं, पाटीदार के जो 2 भाग है, कड़वा और लेवा, तो धानाणी जिस समाज से आते हैं वो समाज के उतने वोट नहीं है जितने रूपाला समाज के वोट हैं। तो इसीलिए एक फाइट होगी, कड़ी फाइट होगी। धानाणी के नाम से आने से कांग्रेस और क्षत्रियों को एक ऑक्सीजन मिल जाएगा विरोध करने का, माहौल बनाने का, जो माहौल राजकोट में कभी बना नहीं है आज तक, वो माहौल राजकोट में बनेगा। टक्कर दिखेगी, लेकिन रिजल्ट में तब्दील कितनी होगी वो अभी भी मैं क्वेश्चन मार्क पे हूं। आपने जो बोला सुरेंद्र नगर, अमरेली, ये वो, सुरेंद्र नगर में अभी थोड़ा अंदरूनी विरोध है क्योंकि पहले के जो एमपी थे वो एमओएस रह चुके हैं मोदी सरकार में, मोदी 2.0 में, तो वो कहीं दिखे नहीं है यहाँ पर। और वहां पर कोली समाज, हम सबको पता होगा कि कोली समाज का प्रभुत्व ज्यादा है, वो एक रिजल्ट तब्दील वाली कम्युनिटी है। इसीलिए उनकी एक डिमांड थी कि कोली में भी तलपदा कोली जो एक पर्टिकुलर सेगमेंट है, वो उम्मीदवार अगर कोई पार्टी देता है तो उसको जिताने का हम ट्राई करेंगे। जो बीजेपी ने नहीं दिया है, कांग्रेस ने दिया है। तो कांग्रेस ने जो उम्मीदवार दिया है, ऑलरेडी एक्स एमएलए है कहीं से, तलपदा कोली समाज से आते हैं, उसका एक प्रभुत्व है। टक्कर लगेगी, फाइट लगेगी, तो हो सकता है कि अगर गुजरात में आज की तारीख में आप जेन्युइनली मुझे पूछो कि 26 में से कितनी सीट हिलती दिख रही है, तो मैं सिर्फ 3 से 4 दिख रहा हूं जिसमें राजकोट नहीं आ रही है, रूपाला विन कर रहे हैं, बनासकांठा आ रही है, साबरकांठा जो पहले ऑलरेडी उम्मीदवार चेंज किया है, सुरेंद्रनगर आ सकती है क्योंकि तलपदा कोली समाज का एक प्रभुत्व है। और उन्होंने कहीं ना कहीं, आपने जिस तरीके से बोला, अंदर से किसी ने सौगन लिया है कि कांग्रेस को जिताना है। तो ऐसी 2-3 ही सीट 26 में बचती है जो फाइट देती है, टक्कर लगती है, कांटे की टक्कर। वरना तो 1 महीने पहले तो यहाँ पर माहौल ही नहीं था, पूरा नीरस था इलेक्शन। हमको भी लग रहा था कि 26 में से 26 चली जाएगी, लेकिन कुछ उम्मीदवार, रूपाला का विवाद, क्षत्रिय समाज का एकजुट होना, ये सबने थोड़ा माहौल बदल के एक इलेक्शन में जान डाली है। जी, इलेक्शन में जान डाली है राजकुमार जी। ये जो अगर हम लोग राजस्थान को गौर करते हैं तो राजस्थान में लगभग 13 से 14% जाट वोट है जो इस समय बीजेपी के अगेंस्ट ज़्यादातर दिखाई देता है। उसके बाद अगर उसमें 13% का राजपूत समाज जोड़ता है तो ये समीकरण काफ़ी डेडली तो बनता है वहाँ अगर राजस्थान में देखते हैं। लेकिन इसके उलट उत्तर प्रदेश में अगर हम आते हैं तो उत्तर प्रदेश में हर एक सीट पर, ज़्यादातर सीट पर, अगर आप सहारनपुर से बलिया तक जाते हैं तो लगभग सभी सीटों पर राजपूत वोट हैं, ज़्यादातर जगह पर राजपूत वोट हैं। लेकिन वेस्टर्न यूपी को लेकर जिस तरह का एक वो बनाया था बीजेपी ने, ख़ासतौर से इसमें अमित शाह जी का जो एक रणनीति कही गई कि जाट लैंड को हमें जीतना है और वो सब है, अगर उसमें राजपूत वोट अलग खड़ा होता है और उसके बाद कंसोलिडेशन वोट होता है जाट वोट का, तो आपको लगता है कि जो राजस्थान में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है क्योंकि वहाँ 13% है, यहाँ राजपूत अक्सर यूपी में हम लोग 8% के करीब मानते हैं कि 8% के करीब ये एक वोट बैंक है। आपको लगता है कि बीजेपी को इससे अब अंदर तक या दिल्ली तक इसकी धमक हो सकती है? और क्या
जो एक बड़ा डर, अजीब सा बात, जो बात मुझे समझ में नहीं आ रही, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि इन लोगों से, जिनसे मैंने ज्यादातर लोगों से बात की, उनका ये कहना है कि साहब योगी जी को बदल देंगे, दिल्ली वाले योगी जी को बदल देंगे इसलिए। लेकिन ये काम तो योगी जी की इच्छा के विरुद्ध हो रहा है। आप इसको इस उसको कैसे देखते हैं? कंट्राडिक्शन को कैसे साध रहे हैं ये लोग? देखिए, ये बात तो कई दिनों से चल रही है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को बीजेपी आला कमान योगी जी को बदल देंगे, लेकिन ये इसमें कोई कह सकते हैं कोई तथ्य या कोई इसमें कोई बहुत विचार या कहीं से बहुत सही सूचना हो, ये सब नहीं सामने दिखती है। ये सिर्फ एक लोगों की ओपिनियन चलती रहती है और ख़ास तौर से सोशल मीडिया पर, और विपक्ष के लोग इसे बीजेपी पर प्रहार करने के लिए ये बात कहते हैं। कुछ कारण उसके ये भी लोग ढूंढते हैं कि बीजेपी ने जो उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल बनाया उसमें बहुत सारे चेहरे योगी जी की इच्छा के विपरीत रखे, तो इन सब चीज़ों को जोड़ के ऐसी बात की जाती है। लेकिन अभी ये स्पष्ट रूप से कहना थोड़ा सा मुश्किल है कि पार्लियामेंट चुनाव के बाद क्या होगा, क्योंकि ये बात तो 2022 के इलेक्शन में भी चल रही थी कि अब जब नया विधानसभा गठित होगी, नया कैबिनेट होगी तो कोई और मुख्यमंत्री होगा। तो अभी ये चीज़ सिर्फ कयास हैं, तरह तरह के तथ्यों को लेकर लोग अपने हिसाब से लगाते हैं। क्या होगा ये हम नहीं कह सकते। जहाँ तक राजपूतों के विरोध का मामला है, तो ये मैं एक और बात आपको बताना चाहता हूँ कि चिंता की बात तो बीजेपी के लिए है, लेकिन जितनी चिंता की बात राजस्थान के लिए है, राजस्थान को लेकर है, उतनी उत्तर प्रदेश को लेकर नहीं है। उसका एक कारण है, एक तो जैसे कि आपने पहले ही बता दिया कि वोट प्रतिशत भी राजस्थान में अधिक है और पूरे राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में है लेकिन वोट प्रतिशत कम है और करीब करीब सभी सीटों पर नहीं है। अगर हम इस पूरे चुनाव को देखें उत्तर प्रदेश को, तो पहले फेज़ की 8 सीटों में और दूसरे फेज़ की 8 सीटों में नाराज़गी इन्हीं 16 सीटों को लेकर है, और थर्ड फेज़ की कुछ सीटें जो कि पश्चिम उत्तर प्रदेश से जुड़ती हैं। तो ये जो पहले 8 सीटें हैं और दूसरी 8 सीटें हैं, हालांकि सीटें तो 16 हो गई, लेकिन इनमें से जैसे गौतम बुद्ध नगर है, गाज़ियाबाद है, अमरोहा है, इन सब जगहों पर क्षत्रिय वोट है। लेकिन यहाँ पर अब गाज़ियाबाद में आप देखिए वीके सिंह साहब का टिकट काट दिया गया, लेकिन वहाँ भी बीजेपी ही जीतेगी, क्योंकि वहाँ बाहर के भी बहुत लोग हैं और एक मेट्रो कल्चर है वहाँ पर। तो ये कहना कि वहाँ पर अतुल गर्ग साहब को नुकसान हो जाएगा, वोट प्रतिशत कम हो सकता है, लेकिन माना जा रहा है कि बीजेपी जीतेगी वहाँ पर, तो बीजेपी को हार मिलेगी, ये थोड़ा कहना मुश्किल है। विरोध होगा कुछ सीटों पर, जहाँ मार्जिन से कुछ चीज़ जीत हार होनी होगी, वो सीट बीजेपी हार भी सकती है। एक और बात बताना चाहता हूं कि ऐसा परसेप्शन नहीं है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने ठाकुरों को बिल्कुल हाशिए पर कर दिया। पहली 16 सीटों को छोड़िए, जिसमें कि मुरादाबाद में सर्वेश सिंह जी को टिकट मिला और तीसरे फेज़ में मैनपुरी से जयवीर सिंह जी को, यानी 10 सीटें तीसरे फेज़ की 26 हो गई। उसके बाद जो 54 सीटें आप देखिए, जिसमें मध्य उत्तर प्रदेश है, अवध है और पूर्वांचल है, बुंदेलखंड है, उनमें से बीजेपी ने 8 सीटें वहाँ पर ठाकुरों को दी हैं, जिसमें कि कानपुर देहात से शुरू होता है, देवेंद्र सिंह भोले हैं, उसके बाद लल्लू सिंह हैं फैजाबाद से, कृपा शंकर सिंह हैं, बलिया से नीरज शेखर हैं, मेरे पास पूरी लिस्ट है इसकी। तो ये कई उन्होंने ठाकुर चेहरे मैदान में उतारे हैं, और अभी कैसरगंज से भी मुझे लगता है ब्रजभूषण शरण सिंह या उनकी जगह किसी और को, तो वहाँ भी छत्री को ही टिकट मिलना है। तो बीजेपी 80 सीटों में करीब करीब 10 सीटों पर ठाकुर कैंडिडेट दे चुकी है, और आने वाले जो कुछ सीटें बची हैं उनमें एक में हम और मान सकते हैं। तो ये नंबर उतना ख़राब नहीं है कि अगर 80 में 10 या 11 छत्रियों को टिकट मिल रहा है तो ये नंबर उतना ख़राब नहीं है। लेकिन चूंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहले से ही असंतोष था और वहाँ टिकट भी नहीं दिया, मैं भी ये चीज़ नहीं समझ पा रहा हूँ कि गाज़ियाबाद में वीके सिंह साहब की जगह किसी ठाकुर को टिकट क्यों नहीं दिया गया। ये थोड़ी सी एक हैरत में डालने वाली बात है। अगर वहाँ पर टिकट किसी छत्री को मिलता तो शायद ये असंतोष इतना नहीं फैलता। तो ये एक वहाँ की वजह हो गई। एक और बात आपसे बताना चाहता हूँ कि अब विकल्प क्या है, कि ऐसा नहीं है कि 100% ठाकुर बीजेपी के खिलाफ वोट देना चाहें भी तो किसे दे देंगे, क्योंकि टिकट तो सबसे ज़्यादा बीजेपी अभी भी दे रही। और हम विधानसभा में देखें तो 48 क्षत्रिय एमएलए हैं करीब करीब, जिसमें से 42 तो बीजेपी के हैं, 4 समाजवादी पार्टी से हैं, 2 एक राजा भैया और 1 उमाशंकर सिंह हैं बीएसपी के। तो वहाँ भी अभी जो राज्यसभा का चुनाव हुआ उसमें देखिए आप, अभय सिंह भी चले गए और राकेश प्रताप सिंह भी समाजवादी पार्टी से बीजेपी की ओर। तो विपक्षी दल तो बीजेपी पे ये निशाना ही साधते हैं ना कि ये उत्तर प्रदेश में छत्रियों को सपोर्ट कर रही है, छत्रियों का फेवर करती है योगी सरकार। तो अभी ये बड़ा एक मुझे अभी इसमें थोड़ा सा संशय है कि पूरे उत्तर प्रदेश में या खासतौर से पश्चिमी यूपी में भी 100% क्षत्रिय बीजेपी से नाराज हो जाएंगे
और किसी दूसरे ऐसे दल को वोट दे देंगे जहां का कैंडिडेट भी उनकी जाति का नहीं होगा और जहां पर जो पार्टी आलाकमान है उसके पुराने बयान भी शायद उन्हें पसंद ना आए। तो आने वाले दिनों में जो 2-3 दिन है, मुझे लगता है बीजेपी वाले कोशिश ज़रूर करेंगे। हालांकि एक चीज़ और मैं बताऊं, ये बहुत दिनों बाद इसे देखने को मिला है कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने कल एक ट्वीट किया है और आज उन्होंने एक जनसभा भी में बोला है। कल जो उनका ट्वीट है वो साफ साफ कह रहा है कि क्षत्रिय आत्मसम्मान के लिए समझौता नहीं करते हैं और उनके साथ बीजेपी में जो व्यवहार हो रहा है तो निश्चित तौर से वो उसको बदल देंगे। तो ये एक नई चीज़ आई है, क्योंकि अखिलेश यादव जी को भी ये लग रहा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्षत्रिय नाराज़ हैं और अगर वो समाजवादी पार्टी की तरफ झुकते हैं तो उन्हें फ़ायदा हो सकता है। तो जो पहली 16 सीटें हैं पहले 2 चरणों की, वहाँ पर संकट है थोड़ा बीजेपी के लिए। कोशिश वो करेंगे। अब कितना वहाँ क्षत्रिय समाज के लोग मानते हैं कि नहीं मानते, लेकिन बीजेपी को डेंट तो है। एक ऐसी कम्युनिटी, एक ऐसा समाज जो 100% उनके साथ था, यदि वो इस तरह से नाराज़ है कि वो बहिष्कार की घोषणा कर रहा है तो डेंट है और बीजेपी आलाकमान को इस पर ध्यान देना चाहिए। अब मैं एक चीज़ और बता दूं यहाँ तमाम दर्शकों को कि ये वेस्टर्न यूपी में चूंकि समाजवादी पार्टी की सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि उसके पास मुस्लिम वोट बैंक तो है बहुत ताकतवर, यानी पिछली बार के अगर हम लोग डाटा पर गौर करते हैं तो ये 80 to 96% बैठता है, यानी लगभग उससे भी ऊपर है जितना मुस्लिम लीग को कभी मुसलमानों ने वोट किया था, उससे ज़्यादा तरीके से पिछले चुनाव में उन्हें वोट मिला। लेकिन उसके साथ जुड़ने के लिए जो पहले 2 फेज की सीटें हैं उनमें से अगर हम लोग 1-2 सीटें छोड़ दें तो ज़्यादातर सीटों पर यादव वोट बैंक नहीं है, यानी जो कोर वोट बैंक है समाजवादी पार्टी का वो मुस्लिम वोट बैंक के साथ मिलकर उसको डबल नहीं करता। लिहाजा वो जिस जाति के व्यक्ति को वोट देती है उस जाति का वोट मिलता है, प्लस मुस्लिम वोट उसको जो मिलता हुआ दिखता है जिसका बहुजन समाजवादी पार्टी के साथ उसका पूरा बहुजन समाज पार्टी के साथ पूरा संघर्ष रहता है उसको लेने के लिए। लेकिन एक बात है, अगर ये क्षत्रिय वोट बैंक सीधा शिफ्ट करता है जो समाजवादी पार्टी की तरफ, जैसा कि कहा जा रहा, क्योंकि ये बात सुनने में आ रही है कि इमरान को जिताओ, ये अभी अजय जी बताएंगे कि उधर इमरान को जिताओ, इधर इकरा को जिताओ, यहाँ हरेंद्र को जिताओ, तो ये जो बात कही जा रही है, हालांकि बसपा ने 2 क्षत्रियों को टिकट दिया, श्रीपाल राणा को सहारनपुर से टिकट दिया और उधर नंदराम पुंडीर को यहाँ उसमें दिया गाजियाबाद में, तो वो सबके बावजूद एक मजबूत स्थिति तो बनती है, क्योंकि अगर क्षत्रिय उधर मुड़ जाते हैं सपा की तरफ तो वो एक वोट बैंक जो मुस्लिम वोट के साथ है एक एडिशनल वोट उसके पास आता है जो जीत की स्थिति के लगभग करीब ले जाता है अगर उसका जो कैंडिडेट है जिस जाति का उसके कुछ वोट आते हैं। तो मैं अजय जी आप साफ तौर पर अब बता दीजिए दर्शकों को कि आप लोग किसको जिताना चाहते हैं? आप क्या सपा को जिताना चाहते हैं या बसपा को जिताना चाहते हैं या किसको जिताना चाहते हैं? एक बार आप साफ बताइए दर्शकों को, क्योंकि दर्शक ये जानना चाहते हैं। भाई साहब हम बीजेपी को हराना चाहते हैं। ये फिर आप हम लोगों को तो है पत्रकारों को भी संशय में रख रहे हो। आप हराना चाहते हैं तो जिताना भी तो आप आगे बता रहा हूँ। हम भाजपा को हराना चाहते हैं और वोट उसे देंगे जो भारतीय जनता पार्टी को जिस सीट पे भी कोई भी हराएगा, चाहे वो कोई पार्टी हो। जैसे मैं यहाँ की बात करता हूँ मुजफ्फरनगर सीट की, तो हरिंदर मलिक को बढ़ चढ़ के वोट करेगा क्षत्रिय समाज, क्योंकि वो जीत रहे हैं यहाँ पे, वो जीत रहे हैं, हम भी उनकी तरफ जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी को कैंडिडेट को हराएंगे। अच्छा मुजफ्फर है, लेकिन एक बात बताइए, आपने क्षेत्रीय बात की, लेकिन जैसे राजकुमार जी ने साफ बताया कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में तो कोई आप लोगों के साथ क्षेत्रीय नेतृत्व में कोई दिक्कत नहीं हुई, तब आप पार्टी में सीट को हरा रहे हैं या पूरी पार्टी को हराने आगे तक जाएंगे? कोशिश पूरी करेंगे भाई साहब। हमने 10 साल दिए हैं इस पार्टी को और खड़ी करने में भी हमारे बुजुर्गों ने। मेरे याद है जब मैं छोटा सा था तो भारतीय जनता पार्टी का बिल्ला लगा के घूमता था और कोई बिल्ला अच्छा नहीं लगता था हमें सीधे पर हमारे, और हम पूरी ताकत के साथ जय तारक के नारे लगाते थे जब इनकी 1-2 सीट हुआ करती थी। उसके बाद जब पूरी ताकत उन्होंने हमारी पूरी ताकत निकाल ली और ताकत निकालने के बाद हमें प्रताड़ित करने का काम किया, चाहे वो क्षेत्र नेता हो इनके, चाहे वो राष्ट्रीय नेतृत्व हो, उन्होंने हमें बिल्कुल पूरी तरह ठगने का काम किया है।
हमारी अस्मिता को भी बरकरार करने का काम किया है। नहीं हमें लेकिन हमारी माँ बहनों के साथ अभद्रता करने का काम किया है, जिसको ये रोक सकते थे। हमारे पूर्वजों के साथ अभद्रता करने का काम किया है, जिसे ये रोक सकते थे, लेकिन उन्हें कभी नहीं रोका। और हमने बढ़ चढ़ के कहा है, खड़े होकर कहा है, आंदोलन भी किए हैं, लेकिन इन्होंने क्षत्रिय समाज की भावना को कभी नहीं समझा। आपको पता होगा, क्षत्रिय समाज अपना सब कुछ दे देगा। जब रियासतें दी थी तब कुछ नहीं बोले थे, जब जमीनें दी थी भारत के संघ के निर्माण के लिए तब कुछ नहीं बोले थे। लेकिन हम अपनी आन बान शान और अस्मिता को कभी नहीं छोड़ने वाले। अगर उसके साथ किसी तरह की कोई ठेस पहुंचेगी तो क्षत्रिय समाज बढ़ एकदम खड़ा होगा। और क्षत्रिय समाज अब लोकतंत्र की लड़ाई लड़ना चाह गया है। नहीं, लेकिन आप पूरब में क्यों जाएंगे? पूरब में तो उनको सही मिला, वो आपकी बात क्यों सुनेंगे? आपको लगता है आपकी बात सुनेंगे? नहीं, पूरब में तो एक दूसरा कारण हुआ ना। जब हमने शुरू किया तो आनंद फानंद में भी 3-4 टिकट एकदम दिए, अच्छा हुआ दिए। लेकिन अच्छा, कभी लेकिन इन्होंने देखो। एक एक बात बहुत ईमानदारी से बताइए अजय जी, कि जी आपको बात कितना यकीन है, क्योंकि बुजुर्ग जो है, मैंने भी गांव में बात की, मैं भी संयोगवश आपके इलाकों में हूं, बुजुर्गों का कहना है वो योगी जी को नहीं छोड़ सकते, और महिलाएं जिन्होंने लॉ एंड ऑर्डर पर वोट किया है वो भी नहीं छोड़ेंगी, ऐसा हमको लगता है। आपको लगता है कि वाकई आप सिर्फ हाँ, हमने बताया उन लोगों को, अपने बुजुर्गों को समझा रहे हैं कि ये योगी जी का चुनाव है ही नहीं। दूसरा, उनका क्या नाम, महिलाओं के लिए बताया कि योगी जी का चुनाव है ही नहीं, जब उनका चुनाव आएगा तब देखेंगे। तो ये मैं प्रशांत जी, आप समझ गए ना कि यूपी में भी जो हम लोग जिस विरोध की स्थिति में हैं, क्या वहां योगी आदित्यनाथ वाकई एक सीधी लकीर बन चुके हैं? मैं कहूं कि एक चट्टान के तौर पर, आप उनसे सहमत हो असहमत हो अलग चीज है, लेकिन उनके पास एक वोट बैंक तो जरूर है। क्या बीजेपी को इस तरह के वोट बैंक की जरूरत भी नहीं है गुजरात में? और उसको लगता है कि ऐसे चूंकि नहीं भी है, एक समुदाय चला जाए, और क्या विधानसभा जब चुनाव होंगे तो वहां ये क्षत्रिय वोट बैंक असर डालता है, अगर विधानसभा की बात करें तो? नहीं, अगेन सर, पूरे भारत में 8 से 9% क्षत्रिय, जो गुजरात में 4% क्षत्रिय गुजरात में, तो मैक्सिमम 25 लाख वोट गुजरात में। हमारे यहाँ 5 करोड़ वोटर्स है गुजरात में, 6.5 पौने 7 करोड़ की जनसंख्या में। अभी ऐसा नहीं है कि एक समुदाय को हम छोड़ देंगे या अभी टेम्पररी इग्नोर करेंगे, वो वाली बात ही नहीं है। स्पेशली राजकोट सीट पे। और यहाँ पर मैंने क्या बोला सर, आपको तो पता है कि पिछले 2 टर्म से 26 में से 26 बीजेपी, इस बार 156 बीजेपी, आधे से ज्यादा कांग्रेस बीजेपी में। कांग्रेस में कोई बचा नहीं है, सामने अगर बचा है उसमें कोई क्षत्रिय बड़ा नेता नहीं है। इररिस्पेक्टिव, आज की तारीख के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष शक्ति सिंह गोहिल, जो राज्यसभा के मेंबर है, जो क्षत्रिय कम्युनिटी से आते हैं, हार्डकोर क्षत्रिय है, लेकिन उनके खुद के पास उतना बड़ा मास नहीं है कि वो भी रोक पाए। अगर उनको भी ये पॉलिटिकल, ये पूरे इसका अगर लाभ लेना होता तो आज तक वो कांग्रेस लाभ उठा सकती थी, जो उन्होंने भी नहीं उठाया है। तो वो थोड़ी कम पड़ती दिख रही है। ऐसा नहीं है कि बीजेपी को नुकसान दिख रहा है थोड़ा बहुत नुकसान है, लेकिन वो जो जिस तरीके से बोला इजाफे में नुकसान है, वो उसकी लीड। यहां तो आपको पता होगा गुजरात में क्या टारगेट दिया है, हर सीट पर 5 लाख से ज्यादा की लीड, और उसमें से 2-3 सीट जो CR पाटिल, अमित शाह, वहां तो लोग 11 लाख, 7 लाख, 10 लाख की लीड की बात कर रहे हैं। तो वो लीड के सामने ये मास वोटर्स बैंक इतना नहीं है जो अफेक्ट कर सके। और बीजेपी इतनी स्मार्ट है सर। गुजरात में क्या है, सामने विपक्ष बहुत ही हमारा कमजोर है, और इतना कमजोर है कि बीजेपी को कहीं हाल में कोई नुकसान नहीं होता दिख रहा है। अगर कुछ भी नुकसान दिखता अभी, और इतना टाइट है, आप देखो कि बाहर से आने वाले जो पॉजिटिव फैक्टर थे क्षत्रिय आंदोलन के लिए, उनको कहीं ना कहीं नजरबंदी कर दिया गया, उनकी अटकायत की गई। करणी सेना के अध्यक्ष जो आए थे उनके खिलाफ एक्शन शुरू हो गया। तो वो रोकने में बीजेपी बहुत माहिर है, एक्सपर्ट है, और उसके पास मनी और मसल्स पावर दोनों है। यहाँ पर जो क्षत्रिय समाज के जो बड़े बन के बैठे हैं, जो बड़े आगेवान है, नेता है, वो सब हार्डकोर बीजेपी है। जिस तरीके से यूपी में योगी आदित्यनाथ है, बट यूपी में तो लाभार्थी भी बहुत ज्यादा है, यहाँ लाभार्थी कम है। बट फिर भी यहाँ पर काफी सारे क्षत्रिय पुराने नेता जो मंत्री रह चुके हैं, जो कैबिनेट रह चुके हैं, जो नंबर 2 की पोजीशन पे रहे हैं, उनको भी आगे वॉल बना के बिठाया गया था। लेकिन इस बार का रोष उनको भी कहीं असर नहीं कर रहा है।
बट वो पूरा रोष, पूरी नाराजगी वोट बैंक में 2-3-4% पे अगर आती है तो आप उठा के देख लीजिए रिकॉर्ड 14 का 19 का कि यहाँ बीजेपी 50% मतलब 50% से ज्यादा वोट लेके आई है और कांग्रेस 30, 32, 35। 2019 के हर चुनाव के नतीजे में हर एक कांग्रेस के कैंडिडेट को मैक्सिमम 28% वोट मिला है, मैक्सिमम। कोई एक को उठा लो आप, तो 19 से 28 वोट जो आया है तो वो बीजेपी को असर ही नहीं कर रहा है। तो और ये पूरा आंकड़ा मैं आपको राजकोट की सीट से समझाता हूँ, पहले माइक्रो लेवल पे जाना पड़ेगा। राजकोट में 16 लाख वोटर्स, 15 लाख वोटर्स, 11-12 लाख का वोटिंग होगा, जिसमें से 5.5 लाख पाटीदार है और 1 लाख, 1,10,000 के आसपास क्षत्रिय वोटिंग होगा, जिसमें से 50,000 वोटिंग तो ऑलरेडी बीजेपी की जो क्षत्रिय कम्युनिटी के जो लीडर्स है उनका है, जिसने ऑलरेडी ये समाधान के लिए वहां उनके फार्म हाउस पे बुलाया था सबको। ये पहली जो मीटिंग हुई थी रूपाला की, वो उनके फार्म हाउस पे हुई थी। जो एक्स एमएलए है बीजेपी के जयराज सिंह जाडेजा, गोंडल राजकोट के बाजू में पड़ता है, तो वहां की ये जो मीटिंग हुई तो उसमें पूरा मतलब बीजेपी और पूरा क्षत्रिय था। जो बचा है ठीक पाटीदार आंदोलन की तरह नॉन पॉलिटिकल संगठन बचा है, जिनको ये इनका मसल्स पावर इतना रोक देती है कि वो लोग असर नहीं कर पा रहे हैं। तो जो बीजेपी, अच्छा आप कांग्रेस के उम्मीदवार को 2014 और 19 में 3.5-4 लाख वोट मिले हैं, 3,78,000, 3,90,000। इस बार इनके क्षत्रिय के आने से, धानाणी के आने से और पाटीदार के वोट बंटवारे से वो उम्मीदवार को 4,25,000 से 4,50,000 वोट मिलेंगे या 5 लाख तक जाएंगे। लेकिन जो बीजेपी के उम्मीदवार को 7 लाख मिले हैं वो 7 से कट होके 6.5, 6, 5.5 तक आ जाएंगे। तो टक्कर रहती है लेकिन कन्वर्ट नहीं दिखती। आप समझो, अगेन मैं वही कर रहा हूं कि अगर ऐसा हो सकता है कि 26 में से राजकोट की सीट ऐसी होगी जिसमें कम से कम लीड पे जीतेंगे, बट वो जो तब्दील होना चाहिए, एक जो हेवायर चेंजेस दिखना चाहिए, वो अभी तक मैं गुजरात में बिकॉज ऑफ क्षत्रिय कम्युनिटी नहीं देख रहा हूं। अगेन मैं यहाँ पर न तो क्रिटिसाइज न तो पर किसी को सपोर्ट करने के लिए बैठा हूं, बट पूरा माहौल मैं गिन चुन के बैठा हूं, वोट वाइज, सीट वाइज, कम्युनिटी के परसेंटेज वाइज। तो उसमें ये जो सीट 1 लाख की लीड कम कर सकती है लेकिन 1 लाख की लीड नहीं ले सकती है। आप समझ लीजिए, तो कांग्रेस या किसी और भी प्रत्याशी को 1 लाख की लीड में नहीं ला सकती है, ये बहुत क्लियर है। जी राजकुमार जी, एक आखिरी सवाल के तौर पर मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि यहाँ इसको कन्वर्ट करने के लिए आपको कोई विपक्षी पार्टी ताकतवर दिखती है? हालांकि ये बात तो हम बिल्कुल मानते हैं कि ये वोट बैंक चाहे कितने भी कोशिश कर ले, ये लगभग उस तरह नहीं जा सकता जैसे आरएलडी पे अक्सर जाट मूवमेंट करता है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की अपील अभी भी बहुत बड़ी अपील है, जो महिलाओं में भी है, बच्चियों में है, और बहुत सारे बुजुर्ग जो हैं वो आज भी ये मानते हैं कि उन्होंने एक बेहतर प्रशासक और जो क्षत्रिय अपने आप को सरेआम कह सकते हैं, इस तरह की लीडरशिप देखी है। आपको क्या लगता है कि कोई ऐसी लीडरशिप है बीजेपी के खिलाफ, जो चाहे वो सपा हो, चाहे बसपा हो या कांग्रेस, जो इस गुस्से को कन्वर्ट कर सकती है या उसमें कोई ऐड ऑन कर सकती है? ऐसा कुछ है? देखिए, ऐसा कुछ बहुत बड़े पैमाने पर नहीं दिखता है। एक बात जो आपने अभी कही थी ना, कानून व्यवस्था, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो भी वोटिंग हो रही है 2014 से, उसके बाद से, तो सिर्फ क्षत्रिय समाज ही नहीं, वहाँ पर आप देखिए तो सभी वर्ग के लोग कानून व्यवस्था के मुद्दे पर बीजेपी को वोट दे रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है उस क्षेत्र का। और ये जो क्षत्रियों का ये जो मूवमेंट है बीजेपी के खिलाफ जो अभी वहाँ पर चल रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 1-2 सीट या 1-2 ज़िलों, ख़ासतौर से मुजफ्फरनगर, ये एक बड़ा हॉट स्पॉट बना हुआ है। मुजफ्फरनगर, वहाँ संजीव बालियान साहब जो चुनाव लड़ रहे हैं, तो वो जगह को अगर हम छोड़ दें तो उसके बाद थोड़ा सा मुझे नहीं दिखता है कि और जगह बहुत ही ज़्यादा कोई परेशानी बीजेपी को होगी। क्या मुझे ये लगता है कि जिस तरह से आज रैली की बात हो रही, कल वो रैली मुझे लगता है कई सारी नई चीज़ें ज़रूर राजनीतिक समीक्षकों के सामने लाएगी, क्योंकि एक बड़ी भीड़ की उम्मीद की जा रही है। और जिस तरह से चरथावल की एक प्रस्तावित रैली थी वो नहीं हो रही है, जो रैली प्रस्तावित थी, क्योंकि उसके बारे में 2-3 दिन से वो सूचना थी, लेकिन आज पता चला कि इस तरह की कोई रैली चरथावल में नहीं है। कुछ अधूरा बना हुआ, खुदा हुआ एक ग्राउंड है,
वो जो बैंकिट है उसके आसपास है, लेकिन वहाँ जो लोग बैठे हैं उनके मुताबिक ये कोई रैली यहाँ नहीं है। और अब जो वहाँ की मुजफ्फरनगर बीजेपी के मुताबिक कोई रैली नहीं है, हो सकता है वो शामली में हो। तो एक बात तो तय है कि राजपूतों ने अपने इस विरोध को लखनऊ तक और दिल्ली तक पहुंचा जरूर दिया है। हालांकि ये बहुत दिनों बाद ऐसा हो रहा। 1989 के वक्त जब वीपी सिंह इस देश के प्रधानमंत्री बनने वाले थे, एक लड़ाई जो जब उन्होंने बोफोर्स पर इस्तीफा दिया था, तो 87 के बाद से शुरू हुए उस संघर्ष में पूरे देश के राजपूतों को लामबंद होते हुए देखा था। लेकिन उससे आज तक लोगों ने बीच में टीएन सेशंस और लिगदो जैसे बेहतर जो चुनाव आयुक्त हुए हैं, जिन्होंने इस देश के पोल परसेंटेज को ऊपर ले जाने में बड़ी भूमिका अदा की, तो मुझे लगता है कि शायद ये बहुत सारे कारण होंगे। लेकिन कल फिर भी रैली में इन सब चीज़ों पर साफ ज़रूर होगा कि जिस पार्टी के सबसे वफादार वोट बैंक के तौर पर राजपूत खड़े थे, अचानक उस पार्टी से अलग हुए, तो उनके पास हासिल करने के लिए क्या है और खोने के लिए क्या है। आप सभी मेहमान जुड़े, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर इसी मुद्दे पर किसी मुलाकात होगी आपसे उसी रैली स्थल पर, और देखेंगे कि आखिर सीधी लकीर विद धीरेन्द्र पुंडीर में क्या आता है आगे का रिजल्ट। आज बस इतना ही। नमस्कार।